Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनघा गोसावी के कुछ विचार हैं कि कैसे एआई मतलब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के रोजमर्रा के मैनेजमेंट को बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल। तो आज हमारा इरादा है इन विचारों की तह तक जाना और समझना कि ये जो आधुनिक तकनीक है ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति चलाने की चुनौतियों को कैसे कम कर सकती है। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाने में कई ऐसी खास जगह हैं, कई चुनौतियां हैं जहां एआई वाकई मददगार साबित हो सकता है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस को ज्यादा कारगर और मरीजों के लिए बेहतर बनाने की कोशिश है। हाँ, मतलब ये देखना कि तकनीक कैसे पारंपरिक तरीकों को मजबूत कर सकती है। सही। तो बात शुरू करते हैं उन मुख्य दिक्कतों से जिनका जिक्र डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी करते हैं। मुझे लगता है क्लिनिक चलाने के कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। ये 7 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। पहला, प्रशासनिक काम का बोझ। हाँ। दूसरा, क्लिनिकल दस्तावेजीकरण और नुस्खे संभालना। हाँ। फिर दवा बनाना और स्टॉक नियंत्रण। चौथा, पंचकर्म थेरेपी का कोऑर्डिनेशन। पांचवा, मरीजों से जुड़ाव और फॉलोअप। छठा, मार्केटिंग और क्लिनिक की ग्रोथ। और आखिर में बिलिंग और फाइनेंस। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। और ये सिर्फ बड़े शीर्षक नहीं है, मतलब इन स्रोतों में हर क्षेत्र की जो बारीक मुश्किलें हैं उनका भी जिक्र है। जैसे अगर हम प्रशासनिक काम की बात करें तो सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करना ही नहीं, बल्कि जैसे पीक आवर्स में कॉल मिस हो जाना, अब इससे मरीज हाथ से निकल सकता है ना? या फिर रिसेप्शन स्टाफ पर जो लगातार प्रेशर बना रहता है। ये छोटी लगने वाली चीजें बड़ा असर डालती हैं। सही कहा। और क्लिनिकल दस्तावेजीकरण का क्या? मेरा मतलब है हाथ से नोट्स लिखना तो पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसमें समय भी तो लगता होगा ना? निश्चित रूप से। देखिए, हाथ से सोप नोट्स लिखना मतलब मरीज की सब्जेक्टिव शिकायतें, फिर ऑब्जेक्टिव जांच, आपका असेसमेंट या निदान, और फिर प्लान यानी उपचार योजना। इसमें ना केवल समय लगता है, बल्कि कभी-कभी हैंडराइटिंग पढ़ने में भी मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये तो है। और फिर सोचिए, जैसे कोई जटिल चूर्ण बनाना है जिसमें कई जड़ी बूटियां मिलानी है, तो उनकी सही मात्रा की गणना करना, या फिर किसी पुराने मरीज की पूरी हिस्ट्री एकदम से ढूंढ निकालना, ये सब काफी पेचीदा हो सकता है। समझ गया। और दवाओं के प्रबंधन में आयुर्वेद में तो बहुत सारी अलग-अलग जड़ी बूटियां और नुस्खे होते हैं, उनका हिसाब रखना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। यहीं पर इन्वेंट्री की चुनौती आती है। अनेक जड़ी बूटियों वाले फॉर्मूलों का सटीक हिसाब रखना, खासकर जब दवाएं पुड़ी के रूप में हाथ से बनाई जा रही हों और लेबल की जा रही हों, मतलब गलती की संभावना रहती है। वो हाथ से पुड़िया बनाने वाली बात। हाँ, और स्टॉक कब खत्म हो रहा है या कौन सी दवा एक्सपायर होने वाली है, अगर इसका ट्रैक न रहे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ। एक छोटी सी चूक भी उपचार की क्वालिटी पर असर डाल सकती है। और पंचकर्म जैसी जो जटिल थेरेपीज होती हैं, उनके समन्वय में भी ऐसे ही मुश्किलें आती होंगी। हाँ, पंचकर्मा में तो ये और भी जटिल हो जाता है। आप सोचिए, सही थेरेपिस्ट, सही कमरा, सही समय, इन सबको मिलाना, खासकर जब मरीज का इलाज कई दिनों तक चलना हो और हर किसी के लिए प्लान थोड़ा अलग होता है। हाँ, कस्टमाइज्ड होता है। बिल्कुल। फिर हर सेशन की प्रगति को सही ढंग से नोट करना भी जरूरी है। एक भी चीज इधर उधर हुई तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। थेरेपिस्ट्स पर भी दबाव रहता है। ये तो क्लिनिक के अंदर की बातें हुई। मरीजों से जुड़े रहने में क्या मुश्किलें आती हैं? मतलब पेशेंट एंगेजमेंट। वो भी एक बड़ा एरिया है। कई मरीजों के लिए डॉक्टर की बताई जीवन शैली या परहेज का पूरी तरह पालन करना मुश्किल होता है। कभी वो अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं या आते नहीं, जिसे नो शो कहते हैं। हाँ, नो शोज। और कभी-कभी मरीज ये बताने में देर कर देते हैं कि उपचार का उन पर क्या असर हो रहा है, अच्छा या बुरा। तो इससे डॉक्टर को इलाज जस्ट करने में देरी हो सकती है।
फीडबैक लूप धीमा हो जाता है। और आजकल तो हर प्रैक्टिस को अपनी पहचान बनाने यानी मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। इसमें क्या चुनौतियां हैं? बिल्कुल सही। मार्केटिंग और विकास के मोर्चे पर कई चिकित्सकों के पास अच्छी डिजिटल सामग्री बनाने का हुनर या सच कहूं तो समय नहीं होता, जैसे ब्लॉग पोस्ट लिखना या जानकारी वाले वीडियो बनाना। नए मरीजों तक लगातार पहुंचना और उनसे जुड़ना भी एक चुनौती है। कभी कभी इंक्वायरीज तो आती हैं पर वे सही मरीज नहीं होते, मतलब लीड क्वालिफिकेशन कमजोर होती है। अच्छा, और आखिर में वो पैसे का हिसाब किताब, बिलिंग और फाइनेंस, इसमें क्या दिक्कतें हैं? इसमें भी वही मैनुअल काम वाली बात आ जाती है। हाथ से बिल बनाना, पेमेंट आई या नहीं इसका हिसाब रखना, अगर बीमा का मामला है तो उसकी कागजी कार्रवाई, ये सब बहुत समय लेते हैं और इनमें गलतियों की गुंजाइश भी रहती है। कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। सुनकर ही लगता है कि एक आयुर्वेदिक वैद्य के लिए सिर्फ मरीज देखना ही काफी नहीं है, उन्हें एक कुशल प्रबंधक भी होना पड़ता है। ये सारी चुनौतियां तो रोजमर्रा की सच्चाइयां हैं। तो फिर एआई यहाँ कैसे तस्वीर में आता है? ये इन सब में कैसे मदद कर सकता है? क्या कहते हैं स्रोत? यहीं एआई की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि एआई इन चुनौतियों से निपटने के लिए खास काम कर सकता है, प्रक्रियाओं को आसान बना सकता है, गलतियों को कम कर सकता है। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं, बल्कि इसे आप स्मार्ट ऑटोमेशन कह सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रशासनिक कामों में एआई क्या कर सकता है? कल्पना कीजिए एक एआई वॉइस एजेंट जो 24-47 फोन उठा सकता है और अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, भले ही क्लिनिक बंद हो। ये सिस्टम अपने आप मरीजों को रिमाइंडर भेज सकता है अपॉइंटमेंट के लिए या शायद दवा लेने के लिए। अच्छा। और कैलेंडर अपने आप अपडेट होता रहता है, जिससे डबल बुकिंग जैसी गलतियां न हो। इससे रिसेप्शन का बोझ काफी कम हो सकता है। और डॉक्टर के नोट्स और प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या एआई हाथ से लिखने की जरूरत खत्म कर सकता है? काफी हद तक। देखिए, वॉइस टू टेक्स्ट तकनीक है, मतलब डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदल जाता है। इसे फिर एआई सोप नोट्स के फॉर्मेट में ढाल सकता है या कम से कम उसका ड्राफ्ट बना सकता है। एआई मानकीकृत साफ सुथरे प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार कर सकता है, जिसमें खुराक और निर्देश स्पष्ट हो। और कुछ ही सेकंड में किसी भी मरीज का पूरा डिजिटल इतिहास सामने आ सकता है, ढूंढना नहीं पड़ता। ये तो वाकई समय बचाने वाला लगता है, खासकर वो जटिल आयुर्वेदिक शब्दावली के साथ। अच्छा, और दवा और इन्वेंट्री के बारे में क्या एआई पुड़ियां गिन सकता है? या कुछ और? हाँ, पुड़िया गिनने से ज्यादा ये स्टॉक प्रबंधन को स्मार्ट बना सकता है। जैसे ही कोई दवा दी जाती है, सिस्टम अपने आप इन्वेंट्री से उसे कम कर सकता है। रियल टाइम अपडेट। ओके। हर बैच के लिए क्यूआर कोड वाले लेबल बनाए जा सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना आसान हो। स्कैन किया और जानकारी मिल गई। और जब कोई जड़ी बूटी या दवा कम होने लगे तो सिस्टम पहले ही अलर्ट दे देगा कि भाई इसे दोबारा ऑर्डर करने का समय आ गया है। एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, और पंचकर्मा की जटिल शेड्यूलिंग, उसमें एआई कैसे मदद कर सकता है? एआई इसमें भी मदद कर सकता है। ये देख सकता है कि कौन सा थेरेपिस्ट कब फ्री है, कौन सा कमरा उपलब्ध है, और मरीज की जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा मेल बना सकता है। स्मार्ट मैचिंग। ये हर मरीज के लिए व्यक्तिगत प्रोटोकॉल की चेकलिस्ट तैयार कर सकता है। और यहाँ तक कि सेशन के दौरान हुई जरूरी बातों को रिकॉर्ड करके, मतलब ट्रांसक्राइब करके लॉग भी कर सकता है। मरीजों को परहेज याद दिलाने या फॉलोअप के लिए एआई कैसे काम आ सकता है? आजकल लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, एआई व्यक्तिगत रिमाइंडर भेज सकता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज या शायद वॉइस मैसेज कि आज आपको ये काढ़ा पीना है या कल आपका अपॉइंटमेंट है। ये स्वचालित ईमेल या मैसेज भेजकर मरीजों से फॉलोअप ले सकता है, उनसे पूछ सकता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। फीडबैक लेना आसान हो जाएगा। हाँ, और उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके डॉक्टर को एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी दे सकता है कि ज्यादातर मरीज क्या कह रहे हैं। मार्केटिंग के लिए एआई के इस्तेमाल के बारे में क्या कहा गया है? कंटेंट बनाना मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ एआई कंटेंट बनाने में मदद कर सकता है, जैसे विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करना या ब्लॉग लिखने में सहायता करना, आइडियाज दे सकता है। कुछ एआई उपकरण तो टेक्स्ट से वीडियो बनाने में भी मदद करते हैं, जो आजकल बहुत चलते हैं। हाँ, वीडियोस तो जरूरी हैं। और ये संभावित मरीजों की पहचान करने और उन तक स्वचालित रूप से पहुंचने में भी भूमिका निभा सकता है, लीड जनरेशन में। और बिलिंग, क्या बिल बनाने और पेमेंट ट्रैक करने का काम भी ऑटोमेट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही मरीज का कंसल्टेशन पूरा होता है, सिस्टम अपने आप बिल बना सकता है।
यह पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकता है और यह भी ट्रैक कर सकता है कि किसका भुगतान बकाया है। समय के साथ यह क्लिनिक की कमाई के रुझानों का विश्लेषण करके रिपोर्ट भी दे सकता है, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये तो सचमुच क्लिनिक चलाने के पूरे तरीके को बदलने जैसा है। छोटे छोटे काम जो बहुत समय लेते हैं, जैसे रिमाइंडर भेजना या स्टॉक चेक करना, वो सब ऑटोमेट हो सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए बहुत जटिल सॉफ्टवेयर या तकनीकी ज्ञान की जरूरत होगी? कौन से उपकरण सुझाए गए हैं? कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि कई तरह के AI उपकरण उपलब्ध हैं और अच्छी बात यह है कि उनमें से कई नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। नो कोड लो कोड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको कोडिंग विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आप बिना कोड लिखे या बहुत कम कोड लिखकर भी इन उपकरणों को सेटअप और इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा इंटरफेस होता है कई बार। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह के उपकरण है ये? कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे प्रशासनिक कामों के लिए 24/7 कॉल संभालने वाले AI वॉइस एजेंट्स का जिक्र है। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर या दूसरे ऑटोमेशन के लिए Zapier या Make.com जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है। ये अलग अलग ऐप्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ओके, Zapier और Make.com। हाँ, वेबसाइट पर सवालों के जवाब देने के लिए ChatGPT-o3 जैसे चैटबॉट इस्तेमाल हो सकते हैं। और दस्तावेजीकरण के लिए वो वॉइस टू टेक्स्ट वाली बात? उसके लिए डिस्क्रिप्ट जैसे उपकरण का नाम लिया गया है, आवाज को टेक्स्ट में बदलने के लिए। फिर नोट्स या प्रिस्क्रिप्शन का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में मदद के लिए ChatGPT-o3 या क्लॉड जैसे AI मॉडल उपयोगी हो सकते हैं। खुराक की गणना जैसे कामों के लिए कोड इंटरप्रेटर का जिक्र है, जो डेटा विश्लेषण में मदद करता है। इन्वेंट्री और पंचकर्म के लिए कौन सी टूल्स बताए गए हैं? इन्वेंट्री के लिए न्यूमरस जैसे एड-ऑन्स हैं जो एक्सेल को स्मार्ट बनाते हैं, या फिर गूगल शीट्स के साथ QR कोड जनरेटर का सुझाव है। पंचकर्म शेड्यूलिंग के लिए लिंडी AI या क्रू AI जैसे एजेंट और प्रोटोकॉल बनाने के लिए रेलेवेंस AI जैसे प्लेटफॉर्म्स का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और मरीजों से जुड़ाव और मार्केटिंग के लिए कौन से प्रकार के टूल्स हैं? मरीजों को आवाज वाले रिमाइंडर भेजने के लिए 11 लैब्स या सेल्स AI जैसे सिंथेटिक वॉइस टूल है। फॉलोअप ईमेल या ड्रिप अभियान भेजने के लिए लेमलिस्ट या मेलशेक जैसे सेल्स ऑटोमेशन टूल। मार्केटिंग कंटेंट लिखने में मदद के लिए कॉपी AI, जैस्पर या राइटसोनिक जैसे राइटिंग असिस्टेंट। अच्छा, कई विकल्प हैं। हाँ, और वीडियो बनाने के लिए इनवीडियो, हेजिन या सिंथेजिया जैसे प्लेटफॉर्म्स। लीड्स तक पहुंचने के लिए एजेंट स्वॉर्म्स का भी जिक्र है, और सुरक्षित मरीज चैट के लिए जेमिनी, मेड जेमिनाई का भी उल्लेख है। और बिलिंग और विश्लेषण के लिए? बिलिंग ऑटोमेशन के लिए फिर से Zapier या Make.com का इस्तेमाल हो सकता है। क्लिनिक के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए कस्टम डैशबोर्ड बनाने हेतु बबल जैसे प्लेटफॉर्म या एक्सेल में जो AI क्षमताएं हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। कोड इंटरप्रेटर भी रिपोर्टिंग में मदद कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर चुनौती के लिए किसी न किसी प्रकार का AI आधारित समाधान मौजूद है या बन रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें वास्तव में क्लिनिक के काम करने के तरीके में एकीकृत किया जा सकता है, और अक्सर बिना किसी बड़ी तकनीकी टीम के। जी, ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। वाकई, लेकिन इतने सारे विकल्प देखकर कोई भी सोच सकता है कि भाई शुरुआत कहाँ से करे। क्या डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी इसे लागू करने का कोई व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं? ऐसा ना हो कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में उलझ जाएं। बिल्कुल, ये चिंता जायज है, और स्रोत इसका समाधान भी देते हैं। उनकी सलाह है कि इसे धीरे धीरे कदम दर कदम अपनाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक तरह का सप्ताह दर सप्ताह रोड मैप सुझाया है, एक प्रैक्टिकल प्लान। अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसा है वो रोड मैप? पहले हफ्ते में क्या करना चाहिए? पहले सप्ताह में नींव डालने पर जोर है, मतलब बेसिक चीजें सेट करना, जैसे एक AI वॉइस एजेंट शुरू करना जो कॉल ले सके और व्हाट्सएप से शुरुआती जानकारी इकट्ठा कर सके। साथ ही इसे क्लिनिक के कैलेंडर से जोड़ना ताकि अपॉइंटमेंट्स अपने आप सिंक हो जाएं। इसके लिए Zapier जैसे ऑटोमेशन टूल काम आते हैं। ठीक है, तो पहले हफ्ते में कम्युनिकेशन और बुकिंग सुव्यवस्थित हुई। दूसरे हफ्ते में? दूसरा सप्ताह दस्तावेजीकरण पर केंद्रित है। यहाँ सुझाव है कि डॉक्टर की बातचीत को
टेक्स्ट में बदलने के लिए डिस्क्रिप्ट जैसे टूल का इस्तेमाल शुरू करें। फिर सोप नोट्स और प्रिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी O3 जैसे AI मॉडल के लिए बने बनाए टेम्पलेट का उपयोग करें। इससे नोट्स बनाने का समय बचता है, डॉक्टर ड्राफ्ट को रिव्यू करके फाइनल कर सकते हैं। समझ गया। तीसरा हफ्ते में क्या है? इन्वेंट्री। हाँ, तीसरा सप्ताह इन्वेंट्री और पंचकर्म पर ध्यान देता है, जैसे गूगल शीट्स और QR कोड का इस्तेमाल करके दवा लेबलिंग को ऑटोमेट करना, पंचकर्म थेरेपिस्ट की शेड्यूलिंग के लिए लिंडी AI जैसे टूल को कॉन्फ़िगर करना और प्रोटोकॉल चेकलिस्ट के लिए रेलेवेंस AI का उपयोग करना। और चौथे हफ्ते में? अब तक काफी कुछ कवर हो गया। चौथा सप्ताह मरीजों से जुड़ाव और बिलिंग को देखता है। इसमें व्यक्तिगत वॉइस रिमाइंडर भेजने के लिए 11 लैब्स जैसे टूल को लॉन्च करना, make.com से बिल बनाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना और फॉलोअप के लिए लेमलिस्ट जैसे टूल से ईमेल अभियान शुरू करना शामिल हो सकता है। तो ये 4 हफ्तों का एक शुरुआती प्लान हुआ। 1 महीने में काफी कुछ सेटअप हो सकता है। इसके बाद क्या? इसके बाद लगातार चलते रहने वाले काम है मार्केटिंग और विश्लेषण, जैसे हर हफ्ते कंटेंट बनाने के लिए कॉपी AI या इन वीडियो का इस्तेमाल करना, नए मरीज लाने के लिए एजेंट स्वॉर्म्स जैसे उपकरणों को आजमाना, और सबसे जरूरी क्लिनिक कैसा प्रदर्शन कर रहा है ये देखने के लिए KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाले डैशबोर्ड पर नजर रखना। बबल या एक्सेल AI इसमें मदद कर सकते हैं। डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी का जो मूल मंत्र है वो यही है, सरल शुरुआत करें, सिंपल रखें। एक बार में एक प्रक्रिया, एक वर्कफ्लो को सुधारें। नो कोड या लो कोड टूल का फायदा उठाएं क्योंकि वे इस्तेमाल में आसान होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और व्यक्तिगत देखभाल को बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। टेक्नोलॉजी को हावी नहीं होने देना है। मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ आ रहा है कि AI आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए एक शक्तिशाली सहायक बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं। ये प्रशासनिक बोझ कम कर सकता है, गलतियों की संभावना घटा सकता है और शायद डॉक्टरों को मरीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय दे सकता है। लेकिन इसे अपनाने में समझदारी और, जैसा आपने कहा, धैर्य की जरूरत है। धीरे धीरे करना होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तकनीक बनाम परंपरा का मामला नहीं है, बल्कि तकनीक के जरिए परंपरा को और सशक्त बनाने का अवसर है। ये स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वैद्य बिना किसी घबराहट के इन उपकरणों को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना शुरू कर सकते हैं। असली लक्ष्य यही है कि ऑटोमेशन उन दोहराव वाले, समय लेने वाले कामों को संभाल ले ताकि चिकित्सक अपना पूरा ध्यान निदान, उपचार योजना और सबसे जरूरी मरीज की देखभाल जैसे मानवीय पहलुओं पर लगा सकें। जमाटे एक नई दिशा दिखाता है। AI अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं रही, बल्कि आज आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए एक वास्तविक प्रैक्टिकल उपकरण बनता दिख रहा है। इससे न केवल क्लिनिक का मैनेजमेंट सुधर सकता है, बल्कि शायद मरीजों का अनुभव भी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं, एक फाइनल थॉट। जहाँ एक तरफ ये उपकरण दक्षता लाते हैं, काम आसान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना होगा कि क्या AI अनजाने में डॉक्टर और मरीज के बीच के उस जरूरी मानवीय संबंध को, उस सहानुभूति को, उस सहज ज्ञान, इंट्यूशन को कम कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आयुर्वेद जैसी समग्र चिकित्सा पद्धति में जहाँ वो व्यक्तिगत स्पर्श, वो हीलिंग टच बहुत मायने रखता है, इस तकनीक को अपनाते समय संतुलन कैसे साधा जाए? मतलब ऑटोमेशन कहाँ खत्म होना चाहिए और मानवीय हस्तक्षेप कहाँ अनिवार्य रहना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमें लगातार विचार करने की आवश्यकता होगी, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और विकसित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। संतुलन ही कुंजी है। टेक्नोलॉजी को सहायक बनाना है, मालिक नहीं। इस विस्तृत और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और उन्हें अपनी प्रैक्टिस में AI की संभावनाओं पर सोचने के लिए कुछ नई दिशा मिली होगी।